कि श्रीलंका इंडिया की तरफ टर्न हो गया है चाइना को काउंटर करते करते। और अच्छा, ये चीज अपन ने आपको बताई भी थी। आज से 3 हफ्ते पहले मैंने एक सेशन दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि श्रीलंका में भारत ने चीन को कड़ी मात दी है। कैसे? इन्होंने चाइना वालों ने श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट खरीद लिया था, या कहिए कि 100 साल के लिए लीज पर ले लिया था, उसके बिल्कुल ऊपर यानी उत्तर में एक मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिसे चीनी लोग चाहते थे कि एयरपोर्ट उन्हें मिल जाए, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर के इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि भारत और रूस ने हम्बनटोटा पोर्ट के उत्तर में मटाला इंटरनेशनल पोर्ट को लेकर इनकी गतिविधियों पर बिल्कुल काउंटर चेकिंग बिठा दी। मतलब यह जो खबर इंटरनेशनली छपी है कि श्रीलंका इंडिया की तरफ टर्न हो रहा है, यह गलत नहीं है। यह हमने अपने सेशंस में भी आप लोगों से साझा की है। अच्छा साहब, इसके साथ साथ एक और खबर जो कि हमने आपके साथ डिस्कस नहीं की, लेकिन यह खबर और इस बात को प्रमाणित करती है कि चाइना की जगह श्रीलंका ने भारत को सोलर पावर प्लांट का एक बहुत बड़ा टेंडर दिया कि आप हमारे यहां पर एनर्जी जनरेशन के लिए आप ही आइए। अब इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है। देखिए, दुनिया में ना पूरे रिश्ते, जियोपॉलिटिक्स तो पूरे फायदे और नुकसान पर ही चलती है, और इस नुकसान में 2 देशों के बीच की लड़ाई का फायदा श्रीलंका को पूरा हुआ है। आपको यह तो मालूम होगा कि मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चला था, और यह भी अच्छे से मालूम होगा कि मुइज्जू की इस हरकत से मालदीव्स को कितना नुकसान हुआ था। जरा ध्यान से देखें, श्रीलंका के अंदर, वो भारत के दक्षिण में 2 ऐसे देश हैं जो कि अपने बेहतरीन सी बीचेस के कारण जाने जाते हैं। एक देश है मालदीव्स जो बिल्कुल इस किनारे पर डला हुआ है, ये रहा, और एक देश है श्रीलंका। ऑलमोस्ट ये एक ही, मतलब आप पकड़िए कि लाइन पर आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में एक ही लैटिट्यूड के अराउंड ये जो 2 देश हैं, इन दोनों देशों में से कंपटीशन निकल कर आया। और वो क्यों निकल कर आया? क्योंकि भारत ने मालदीव्स के साथ में जो भी काउंटर किया, उसका यात्रियों ने मैसेज ये लिया कि चलो भाई, मालदीव्स नहीं जा पा रहे तो हम श्रीलंका हो आते हैं। श्रीलंका में भी बेहतरीन खूबसूरत बीचेस हैं। आपको ध्यान है ना, भारत ने बायकॉट मालदीव्स चलाया था। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, लोगों ने मैसेज ले लिया कि मालदीव्स को अब बछाड़ना है, क्योंकि उसने भारत के सैनिकों को बाहर निकालने का निर्णय लिया है। उसी को काउंटर करते हुए श्रीलंका ने अपने यहां पर गेस्ट को इनवाइट किया कि सर कुछ पैसा हमारे यहां भी खर्च कर लो, हमारी इकोनॉमी भी चढ़ जाएगी। और हुआ भी यही साथियों। मालदीव्स इंडियंस को कहता रह गया कि आप कुछ समय यहां आओ, इंडियंस नहीं गए, जिसका प्रमाण यह है कि भारत जहां 2023 में प्रथम नंबर पर था विजिट करने वालों में मालदीव्स, वो 2024 में 6ठे नंबर पर पहुंच गया, क्योंकि 23-24 में जो बिगड़े हुए संबंध थे उसका परिणाम यह था। और उसी का फायदा श्रीलंका ने उठाया। श्रीलंका के बेहतरीन बीचेस, यहां पर इक्वेटर के नजदीक पहुंचने के कारण बने हुए वन जंगल, बहुत बेहतरीन तरीके की सफारी, इसके चलते हुए मालदीव्स क्राइसिस के चलते हुए श्रीलंका में भर भर के इंडियन टूरिस्ट पहुंचे। और भर कर के जो इंडियन टूरिस्ट पहुंचे उसका अंदाजा आप यहां से लगाकर देख सकते हैं। 2023 का 24 से कंपैरिजन करके देखिए, जहां 2023 के जनवरी में इन श्रीलंका में 13,000 भारतीय टूरिस्ट पहुंचे थे 23 में, वो 3 गुना टूरिस्ट पहुंचे 24 में। फरवरी में जहां 13,000 थे वहां 30,000, मार्च में जहां थे उसके डबल, जस्ट डबल टूरिस्ट यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। मालदीव्स का पूरा ट्रैफिक श्रीलंका शिफ्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि श्रीलंका ने कैसे मालदीव्स के साथ बिगड़े भारत के संबंधों का फायदा उठाया और अपने यहां पर गजर तरीके से, क्योंकि आपको यह बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस ही पर्यटकों की संख्या में कमी के कारण आया था। कोरोना काल में पर्यटक जाने बंद हो गए थे, और बाद में जब पर्यटन खुला तब तक श्रीलंका के अंदर अस्थिरता हो गई थी। टूरिज्म जैसे ही श्रीलंका पहुंचेगा, बड़ी संख्या में रशियंस आया करते थे पहले श्रीलंका में, इनकी चाय का व्यापार बंद हो गया था कोरोना के चलते।
तेल बहुत महंगा हो गया था युद्ध के चलते, और तीसरा टूरिस्ट आने बंद हो गए थे। तीनों जो इनके आय के साधन थे वो पूरी तरह खत्म हो गए थे। ऐसी स्थिति में ये बर्बादी के नजदीक पहुंच गए थे। इंडिया के टूरिस्ट्स ने यहां पहुंचकर इन्हें लिफ्ट कर दिया है। इसका आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए कि लोग इस बात को गजब तरीके से नोटिस कर रहे हैं कि जो मालदीव्स में टूरिस्ट घटा वो श्रीलंका में पहुंच गया। और तो और जयशंकर साहब जी का एक इंटरव्यू जो कि फरवरी में उन्होंने दिया था वो भी काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि माय फर्स्ट एडवाइस टू यू would be the next time you want to take a holiday, go to Sri Lanka. You know I am serious. Please go to Sri Lanka. I say this is to you. Mix with the normal people in Sri Lanka and ask them, what do you think about India? इन्होंने एक इंटरव्यू में घूमने के लिए नसीहत दी कि घूमने जाना है तो श्रीलंका जाओ और वहां जाके लोगों से भारत के बारे में पूछो कि वो भारत के बारे में क्या जानते हैं और मानते हैं। ठीक है, ये कहीं इंटरव्यू में कही बात थी, लेकिन ये विज्ञापन में काम आ गई कि भारत का विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मालदीव्स नहीं जी, श्रीलंका जाइए। तो पहला पॉइंट तो आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि क्यों यहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत की सुरक्षा को आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि भारत ने, अब देखो ये दो तरह से दुधारी तलवार थी। मालदीव्स ने भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़कर चीन को नजदीक बुलाया। जो चीन श्रीलंका में घुसा हुआ था अब वो मालदीव्स को बर्बाद करने पहुंच गया। श्रीलंका ने चाइना से किनारा करते हुए भारत को अपनी यहां जगह दे दी। मालदीव्स बेचारा और बर्बाद होगा। अब दूसरा एक और बड़ा कारण भी है। देखिए, वर्तमान में यहां पर जो सरकार चल रही है वो सरकार थोड़ी प्रोग्रेसिव थॉट की सरकार है और वो चाहती है कि श्रीलंका भी ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल हो जाए। अच्छा, आपको यह बात तो अच्छे से मालूम होगी कि ब्रिक्स कंट्रीज में बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, BRICS, B stands for Brazil, R stands for Russia, I stands for India, C stands for China and S stands for South Africa है। इन 5 देशों ने पिछले साल ही 6 अन्य देशों को इनवाइट किया था अपने यहां जुड़ने के लिए। शायद आपको याद हो कि इजिप्ट, इथोपिया, इन 2 देशों को अफ्रीका से बुलाया था। बाकी 3 बड़े देश गल्फ कंट्री से बुलाए थे, UAE, ईरान और सऊदी अरब, और एक देश बुलाया था अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिकन कंट्री से। हालांकि अर्जेंटीना ने आने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जुड़ना चाहता आपके साथ। तो कुल बचे 5 देश। तो ब्रिक्स में ऑलरेडी 5 थे। 5 अन्य देशों ने पिछले साल हां कर दी थी कि हम ब्रिक्स कंट्रीज में जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, इनविटेशन दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो हम इसमें जुड़ना चाहते हैं। उनमें से 4 कंट्री जुड़ चुके हैं अभी तक। सऊदी अरब को छोड़कर इजिप्ट, इथोपिया जुड़ चुके हैं, सऊदी और ईरान जुड़ चुके हैं। और इस साल यानी जनवरी 2024 से जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो रशिया कर रहा है। रशिया और श्रीलंका के बीच में व्यापारिक संबंध हैं। श्रीलंका में बड़ी संख्या में रशियन टूरिस्ट आता है। ऐसी स्थिति में अब रशिया इस बार की मेजबानी कर रहा है। मेजबानी में कजान नामक स्थान पर मेजबानी होने वाली है रशिया के अंदर ब्रिक्स कंट्रीज की। तो 4 तो जो नए जुड़े हुए हैं, सऊदी जब इसको रेटिफाई कर देगा वो भी जुड़ जाएगा। टोटल वर्तमान में ब्रिक्स कंट्रीज में 9 मेंबर्स हैं। शुरुआत में ब्रिक्स कैसे बना उसका हल्का सा इतिहास है, वो भी मैं चर्चा कर लूंगा। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन इनका मकसद है कि इन्हें भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए। यानी इनका बहुत अंदर से आ रहा है कि सर जी हमें भी ब्रिक्स में शामिल कीजिए ना। ऐसा अंदर से आ क्यों रहा है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि ये जानते हैं कि अगर एक बार ब्रिक्स में एंट्री कर गए तो हमें इंडिया से भी प्यार मिलेगा, रशिया से भी मिलेगा, चाइना से भी मिलेगा, और बाकी जो देशों से रास्ते खुलेंगे। जैसे अभी जो ऑलरेडी 3 देश इसमें गल्फ कंट्री शामिल होने वाले हैं, UAE और ईरान तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और सऊदी भी शामिल हो गया। तो दुनिया का जो 45% तेल निकालने वाले देश हैं वो अब ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 40 से 45% आबादी का प्रतिनिधित्व भी ब्रिक्स कंट्री करते हैं। बहुत बड़ी जीडीपी, लगभग 1/4 जीडीपी दुनिया की का कंट्रोल ब्रिक्स कंट्री करते हैं। तो श्रीलंका का मन है सर मुझे भी साथ बिठाइए ना। तो ये जो मन है ये इनका बाहर निकल आया है। इन्होंने कहा है कि भारत के बिना हम नहीं जाएंगे। हम हमेशा पहले भारत से कहेंगे फॉर्मली अप्लाई करने से पहले कि वो हमें ब्रिक्स में एंट्री करवा दे।
हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए, उन लोगों की बैठक में हमें भी बिठवाए जहां पर भारत जाकर बैठता है। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। साथियों, ब्रिक्स का थोड़ा सा इतिहास चर्चा कर लेते हैं। ब्रिक्स 2000 के दशक में 4 देशों के द्वारा गठित एक, और मतलब समझिए कि एक ग्रुप बन गया, जैसे कि आज के समय पर अपन क्वाड देशों की बात करते हैं, बिल्कुल उस तरह से यह ब्रिक हुआ करता था वर्ष 2000 में। अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या है? असल में गोल्डमैन सैक्स नाम से एक कंपनी है जो कि कंसल्टेंसी फर्म है, उसके अंदर एक व्यक्ति थे जेम्स ओ नील। उन्होंने कहा कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में अगर ये 4 कंट्री ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना मिल जाते हैं तो दुनिया के लिए एक अलग पोल बनकर क्रिएट होगा। जेम्स ओ नील का सजेशन था, इन देशों ने सुन लिया। तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का ये जो सजेशन था, इसको मानते हुए 4 देशों ने 2009 में ऑफिशियली मिलकर के ब्रिक का निर्माण कर लिया। ब्रिक असल में लिटरल सेंस रखता है ईंट से, कि इन्होंने ईंट की तरह अपने आप को एक दूसरे से जोड़ लिया। जिम और नील का, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर मतलब काम करते थे, इनकी जो बातें थी वो इन लोगों ने मान ली। कोई बात नहीं साहब, इनके मानने के बाद में फिर ब्राजील भी चलकर आया, वो सॉरी साउथ अफ्रीका भी चलकर आया। उसने कहा सर जी मुझे भी डाल लो। 2010 में उसका भी आवेदन स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से ब्रिक जो है वो ब्रिक्स हो गई, एक ईंट से अब ईंटें बन गई। ये वो 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो आपको पिछली साल 2024 के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर केवल और केवल पुतिन साहब नहीं पहुंचे थे। इसके पीछे का कारण आपको अच्छे से पता होगा कि साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, और जब ये मेंबर है तो ये रामफोसा जी का कहना था कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर है कि जिस आईसीसी ने रूस के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है तो मैं पुतिन को गिरफ्तार करूं। इसे लेकर बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स पिछले साल हुई थी। रूस ने यहां आने का निर्णय ले भी लिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करके विदेश मंत्री ऑफ जो रशिया हैं, इनको भेजा गया था कि आप लेवरोव साहब आप जाकर आइए, इस मीटिंग को अटेंड कर आइए। यहां पर पुतिन वर्चुअली कनेक्ट हुए थे। यह ब्रिक्स नेशंस की 15वीं बैठक थी। ब्रिक्स नेशंस जब से बने हैं निरंतर बैठक कर रहे हैं। अल्टरनेटिव ऑर्डर्स में कंट्रीज की अध्यक्षता में बैठक होती रहती है, ठीक है। अब ब्रिक्स कंट्रीज अपना एक्सपेंशन चाहते हैं, जस्ट लाइक G7। जैसे G7 के अंदर 5-7 बड़ी इकोनॉमी शामिल हैं, ऐसे ही ब्रिक्स नेशन भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो ये देश मतलब बहुत बड़ी जीडीपी को होल्ड करते हैं। सभी जीडीपी में सबसे बड़ी जीडीपी चाइना की है, सेकंड सबसे बड़ी जीडीपी इंडिया, फिर रशिया, फिर ब्राजील, फिर साउथ अफ्रीका है। और इस प्रकार से ब्रिक्स के अंदर 1 जनवरी से 5 नए देश जुड़ने वाले थे। इन 5 नए देशों में अभी सऊदी अरेबिया का मतलब 15 जनवरी तक फाइनल नहीं हो पाया था, इसलिए 1 जनवरी का डेटा बताता है कि 9 ही देश फिलहाल ब्रिक्स के अंदर जुड़े हुए हैं। इस ब्रिक्स के एक्सपेंशन को प्रस्ताव करने में पहले यह माना जा रहा था कि भारत अड़चने लगाएगा कि ब्रिक्स का विस्तार मत करो, लेकिन भारत ने ब्रिक्स के एक्सपेंशन को समर्थन दिया कि कोई बात नहीं, इसको बड़ा करना चाहिए। इसी कारण से श्रीलंका इंडिया से एक्सपेक्ट करता है कि सर जब आपने कह ही दिया कि ब्रिक्स में केवल 5 ही देश नहीं ज्यादा देश शामिल हो तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, मुझे भी ले लो। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, ऐसा भी क्या है, मतलब साथ में मिलकर के ये लोग क्या कर लेते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखो साथियों, बहुत सारे कयास इस तरह के लगाए जाते हैं कि ब्रिक्स अपने आप को अल्टरनेट बनाना चाहता है G7 का, और तो और भविष्य में चलकर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अल्टरनेट बनाना चाहता है नाटो का। ये मान्यताएं हैं, लेकिन ब्रिक्स G7 का अल्टरनेट बनना चाहता है। इसकी एक मान्यता को प्रूव इस तरह से करते हैं कि वर्तमान में दुनिया को सबसे ज्यादा फंड देने वाली अगर बैंकों के नाम लिए जाएं तो नंबर 1 पर वर्ल्ड बैंक का नाम आता है, नंबर 2 पर IMF का नाम आता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया को कर्जा देती हैं। ये वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की दोनों अमेरिका स्थित हैं। दोनों में ही अमेरिका के पिछलग्गू जापान का मेजॉरिटी स्टेक है, और पश्चिमी देशों का लगभग, इन सबको मिला दो तो 50% के आसपास तो यही लोग ले जाएंगे। इतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। मतलब दुनिया को ये दोनों बैंक कर्जा देती हैं।
कर्जा देने में जो पैसा बैंकों में डाल रखा है उसमें सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका का है, फिर जापान का है, ऐसे पैसा डला है और उसी पैसे से लोन देकर के ये दुनिया को अपने साथ लेकर चलते हैं कि भाई लोन। जैसे आज पाकिस्तान को बिल्कुल टॉमी बना रखा है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज अनाउंस किया, बेल आउट पैकेज चाहिए तो ले लो, हमारे साथ रहना पड़ेगा। बोले सर रह जाऊंगा, तो बेचारा वो उसके साथ रह रखा है, इमरान खान को जेल डाल रखा है, आप जनता को मार रखा है। ये जो स्थितियां हैं ये आईएमएफ करता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ये कहानी है। इनके पास एक तीसरी बैंक और है जो इन्होंने अमेरिका में नहीं एशिया के अंदर बनाई, जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जो मनीला के अंदर है। मनीला फिलीपींस की राजधानी, वहां पर इनकी तीसरी बैंक है। यह भी दुनिया को भर भर के कर्जा देती है। इसलिए आप अगर इंडिया को मिलने वाले कर्जे को एनालाइज करेंगे ना कि इंडिया में सुधार के लिए सबसे ज्यादा कर्जा वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ है, एडीबी का दिया हुआ है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। विकासशील अल्प विकसित देशों में ये खूब सारा पैसा कर्जे पे देते हैं और अपनी तरह से फिर कंडीशंस मनवाते हैं, क्योंकि कर्जा देते हैं बहुत कम ब्याज पर। मतलब ऐसा कि आपको लगेगा पैसा फ्री में मिल रहा है, 0.6% ब्याज, 0.1% ब्याज। इतने कम पैसे पर कोई पैसा मिले तो क्यों ना ले। वो असल में लालच है उनके साथ में होने का। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिक्स कंट्री जो है ना वो डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रही हैं। अब ये डी-डॉलराइजेशन क्या है? यानी कि जो डॉलर में व्यापार होता है ना दुनिया के देशों के बीच में, बोले इसको रिप्लेस मारो और अपन अपनी कोई करेंसी बना लेते हैं। हालांकि बहुत सारे विचारकों का मत है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप डॉलर को हटा करके ब्रिक्स कंट्री बना लो, ब्रिक्स करेंसी बना लो। हां, हो सकता है कोई थर्ड करेंसी जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी जिसकी और देशों में भी वैलिडिटी हो, ऐसी कोई करेंसी को आप लोग अपना ले जो डॉलर के मुकाबले खड़ी हो। लेकिन अपने देशों के बीच में इसलिए यह वैलिडेट नहीं हो सकती क्योंकि जहां एक और चाइना जैसा अमीर, रशिया जैसा अमीर, भारत जैसा अमीर देश बैठा है, वहीं दूसरी ओर इथोपिया बैठा है और कोई देश सामने आकर जुड़ जाएगा, तो बोले ये फिजिबल नहीं होगा। पर ठीक है, लोग अगर इस तरह का मत रखते हैं तो आने वाले समय में ब्रिक्स कंट्री अपनी कोई करेंसी भी ले ही आएंगे, ऐसे इसके अंदर अपेक्षाएं रखी गई हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें।